दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह 9 बजे जो है हम इस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जो ये दो बड़े महान नमूने जो है जो देश पे राज कर रहे हैं, सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये पहले से कैसे थे? तो जवाब होता है कि पहले से ही ऐसे थे, है ना? गलती खुद करना है, लेकिन दोषारोपण जो है किसी और पे करना है। या तो राह चलते एक आम आदमी की, सज्जन पुरुष की कैसे उंगली की जाए और उसके बाद फिर जो हंगामा खड़ा हो जाए तो उसका भी दोषारोपण उसी सज्जन व्यक्ति पे कैसे कर दिया जाए। मतलब हर चीज जो गलत है वो खुद करनी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हमेशा और हमेशा किसी और को स्थापित करने की पूरी कोशिश करनी, और अब तक सफल भी रहे हैं। तो इन सब मुद्दे पे बात करनी है, इसलिए हमने आज जो है ना, हमारे गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप पटेल साहब। दिलीप पटेल साहब मतलब जहां तक मुझे याद है, अगर वो मुझे आएंगे तो करेक्ट करेंगे, वो कम से कम मेरे ख्याल से 2080 के शुरुआती दौर से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उन्होंने तो बहुत कुछ देखा हुआ है। मैं मुझसे मतलब हमारे हमारे सबके लिए, हम तो कभी उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं पुराने किस्से कि क्या हुआ था तब, क्या हुआ था तब, क्या हुआ था। और अच्छी सी उन्होंने किताब, एक अभी भी किताब लिखी उन्होंने केशुभाई पटेल पर। तो उन्होंने कहा कि दिलीप भाई आप आ जाइए आज और हमारे दर्शकों से आप रूबरू होके ये जो दो है, ये मोदी शाह एंड कंपनी, इनके जो पुराने किस्से ये भी सुनाए। बीच में जो आजकल हो रहा है उसकी बात भी हम करते रहेंगे, लेकिन मैं जोड़ दूं दिलीप भाई को हमारे साथ। दिलीप भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात जी मयूर जी। अब मैं एक सर समझना चाहता हूं कि ये अगर आप बता दें कि ये अमित शाह साहब ने जो बोला संसद में, वो आपने सुना आम्बेडकर को लेकर, ठीक है? वही बोल रहे थे, इन्होंने अपना कोई डुप्लीकेट या क्लोन बनवाया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वही भी बोल रहे थे। अब फिर वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। पहले ये समझाइए ये कैसे? जो उन्होंने कहा जी तो वो तो साफ ही है, जो कहा वो साफ है। इसमें कोई तरोड़ मरोड़ करने की कोई बात तो नहीं है। तो सबके सामने है क्या कहा वो भी। तो उनकी जो बात है, ये मुझे नहीं लगती कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए इस तरह की। तो ये अमित शाह की पुरानी आदत है, अभी की जी आदत तो नहीं है। जी काफी सालों से ऐसे ही करते आए हैं। को खुद कंट्रोवर्सी करते खड़ी करते हैं, और बाद में जो जो इनके ऑपोजिशन है, उनके राइवल है, उन पर सब 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 डाल देते हैं कि नहीं उन्होंने किया है। तो इस तरह का ये संसद में भी हम देख रहे हैं। तो गुजरात में तो काफी सालों से कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जब से गुजरात पॉलिटिक्स में दोनों आए, दोनों मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तब से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह का उनका हंगामा खड़ा करना पुरानी आदत है, आजकल की आदत नहीं है। कई बार हमने असेंबली, गुजरात असेंबली में भी देखा है कि उन लोग खुद कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं और बाद में उसी पे ही पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। कई बार देखा है। एक एक आपको बात बता दूं कि गवर्नर ने जी एक बिल रोका था, जो बिल काफी कंट्रोवर्शियल था, इनका जी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, सब जानते थे। फिर भी जी ये बिल पेश किया गया और इनके बारे में काफी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। गवर्नर ने ये गुस्सी बिल, टोक गुस्सी टोक का बिल था शायद। गुस्सी टोक, यस, गुस्सी गुस्सी टोक का टोक। बिल और था। दूसरा गुस्सी भी बिल था। दो लो ऐसे थे। तो मैंने पहली बार पूरे पूरे विश्व में पहली बार मैंने देखा कि ये किसी कोई बिल पे या लो पे पॉलिटिक्स की जा सकती है। तो ये वो खुद असेंबली में पेश करते हैं, इनकी डिबेट करते हैं, इनकी कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान वहीं पे रहे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, और लोगों को माने कि नहीं ये अपोजिशन ही करावे कि ये बिल पास नहीं होने देते हैं। तो ये हुआ था गुस्सी चौक, और दो तीन ऐसे ऐसे लो थे
जिसमें उन्होंने किया था। बाद में उन्होंने क्या किया, असेंबली में तो जो उनको करना था वो कर दिया, ऑपोजिशन हाँ को उठा उठा के बाहर फेंक दिया, सब कुछ किया जो करना था वो। मगर उन्होंने जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स शुरू की थी, इसमें गवर्नर को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी के साथ ये नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहीं कहीं बयान भी दिए थे। तो ये इस तरह का गवर्नर के सामने पूरे पूरे गुजरात में, ये जो रूलिंग पार्टी पूरे गुजरात में कमला इस तरह से कमला कमला, ये गवर्नर का हाँ नाम भी भूल रहे कमला, हम लोग, कमला हाँ बेनीवाल कमला, जी थी। हाँ, जी तो उन्होंने, हाँ, तो ये इनकी राजनीति रही है, किस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए, लोगों को किस तरह से वहां खींचा जाए, इनका माइंड किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। अदानी का इश्यू था, आज हमने देखा कि अदानी का इश्यू था, बहुत सीरियस इश्यू था, तो वो डिबेट नहीं करना देना चाहते थे, तो इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तो हम जानते हैं कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि खास तौर पे नरेंद्र मोदी की जो नीति दी है वो दलित के खिलाफ रही है। तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया, और वो जानते थे कि उनकी कंट्रोवर्सी होने वाली है, तो वो कर दिखाया, क्योंकि अदानी की चर्चा ना हो सके। यहाँ गुजरात में भी इस तरह से कई कई बार इसकी डिबेट का डाइवर्ट कर दिया गया था, अदानी पे डिबेट न हो इसीलिए, असेंबली में डिबेट न हो इसीलिए। तो एक एक बार मुझे बराबर याद है, आजकल वो जो भारतीय जनता पार्टी में है, अर्जुन मोढवाडिया, कि जो पहले जी कांग्रेस का ऑपोजिशन लीडर थे, तो जी उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया था इसी तरह से, अदानी को जो नरेंद्र मोदी ने लैंड दी थी, तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया से लेके 25 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि चॉकलेट के भाव से नरेंद्र मोदी ने अदानी को लैंड दे दी। तो पूरा इश्यू खड़ा हो गया, और इनके काफी सारी डिबेट भी होनी थी, तो जी उन्होंने ये नहीं करने दी, और तब एलिगेशन भी लगाया था, 6 करोड़ स्क्वायर मीटर अदानी को लैंड दी गई थी। तो ऐसी काफी सारी बातें हैं जो गुजरात में ये करते आए हैं। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की पहली कंट्रोवर्सी नाथालाल झगड़ा, जो भारतीय नाथालाल जनता झगड़ा पार्टी के, हाँ हाँ, जो लोग जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता थे, अहमदाबाद के खाड़िया के। बिल्कुल तो तो आरएसएस से नरेंद्र मोदी भारत जनसंघ में आए। नाथालाल झगड़ा ने देखा कि ये आदमी तो अच्छा नहीं है, हमने जो यहाँ खड़ा किया है वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनको फिर से संघ में भेज दिया कि भाई हमें नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। तब तब से लेके आज तक उन्होंने काफी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी की है। नाथालाल झगड़ा ने एक एक ऐसा ही आदमी था कि नाथालाल झगड़ा, कि जो उनको पहचान गए थे कि ये अच्छा पॉलिटिक्स के लिए अच्छे नहीं है इंसान, तो उनको वापस संघ में, आरएसएस संघ यानी कि आरएसएस में भेज दिया था। वापस जब शंकर सिंह वाघेला आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने, तब नरेंद्र मोदी को वापस लाया और उनको सेक्रेटरी या कि अच्छा शंकर सिंह सचिव वाघेला ये बनाया। हाँ कहते हैं, हाँ दिलीप भाई इंटरेस्टिंग बात हाँ ये जी, है, हाँ। मैं जब भी बात मैंने उनसे की शंकर सिंह से, तो उनका ये कहना है कि मैंने विरोध किया था इसका, लेकिन संघ ने जबरदस्ती बिठा दिया। नहीं 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 नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि क्योंकि उनको जो सचिव बनाया वो शंकर सिंह वाघेला ने बनाया। उनको संघ ने कहा था कि नहीं, हमको इनकी जरूरत है, तो कब क्यों आए भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी क्यों आए? इनका कोई जवाब शंकर सिंह के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने उनका सेक्रेटरी बनाया था, सचिव बनाया था। तो ये बात तो जानी मानी है। इसमें इसमें अगर शंकर सिंह वाघेला जो बोल रहे हैं, तो उनका कुछ इरादा हो सकता है कि अभी अभी इनके साथ नहीं बनती है, और हो सकता है कि कुछ, ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी झूठ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हुआ। तो मयूर जी, मैंने पहली बार देखा नरेंद्र मोदी की, मैंने जो नजरों से देखा वो आपको जी बता रहा हूँ। जी टागोर जी हॉल में एक 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 फंक्शन था भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें एल के अडवाणी आए हुए थे। तभी नरेंद्र मोदी को काशीराम राणा ने जनरल सेक्रेटरी से पद से निकाल दिया था। नरेंद्र मोदी को कभी हमको जरूरत नहीं है आपकी, आप चले जाओ, तो उनको उनको निकाल दिया था। तो तब उन्होंने टागोर हॉल में खाड़िया के कई लोगों को इकट्ठा करवाया, वो खुद नहीं थे, उनके लोग थे, हरण पंड्या भी थे तब उनके बचाव में,
नरेंद्र मोदी के, क्योंकि वहां अडवाणी के सामने उन्होंने स्लोगन बुलवाए। ये सभी सभी जो यूथ, तभी भारतीय जनता पार्टी के यूथ थे, तो उनकी अगुवाई कर रहे थे हरेन पंड्या कि क्यों नरेंद्र मोदी को जनरल सेक्रेटरी से, सॉरी, सेक्रेटरी से हटा दिया हटा गया दिया। है काशी रमनाना ने। तो वो प्रेशर डाल दिया, अडवाणी को काफी हंगामा कर दिया। तो मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिन की जब जब बात होती है, तो शुरू जो इनडिसिप्लिन जो थी वो नरेंद्र मोदी ने यहाँ से शुरू की थी। तो तब से लेके आज तक कई बार उन्होंने हंगामा किया है, असेंबली में किया है। असेंबली में मैंने एक बार गिनती की थी कि 22 बार ओपोजिशन को निकाल दिया गया था असेंबली में, इस तरह के इश्यू से ही बाहर निकाल दिया था। तो उनका तो ये काम है हंगामा करना, हंगामा खड़ा करना, ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सके, इनका माइंड डाइवर्ट कर सके कि नहीं, ये ओपोजिशन ही इनके लिए जिम्मेदार है। तो अब ये हमारी संसद भी देख रही है, देखने दो। यहाँ तो हमने अच्छी तरह से देखा है। जी हम मयूर हमारे जी। साथियों को ये बताना चाहते हैं कि ऑपोजिशन का मतलब, इनके लिए ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती है। इनके लिए जिनके खिलाफ जो भी हो, चाहे वो उनकी पार्टी से हो या किसी और की पार्टी हो, इस लेकिन पार्टी का। उनके खिलाफ अगर जो भी सोच रखता है आवाज उठाने की, वो उनके लिए ऑपोजिशन है। और ऐसी बहुत सारी ऑपोजिशंस जो हैं, बहुत सारे जो विरोधी आवाज थी, उन्हीं की पार्टी में, जब वो गुजरात में ये जो पूरा, ये जो दिलीप भाई बता रहे हैं, वो बड़ा एक ऐसा दौर था जहां पे बहुत सारे लोग इनको चाहते ही नहीं थे। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जब इनको मुख्यमंत्री बनाने की का निर्णय लिया गया, तब भी, अगर मुझे ठीक से याद है, दिलीप भाई, तो कुशाभाऊ ठाकरे को भेजा गया था इनको हाँ, कुछ ग्राउंड तैयार करने के लिए, है हाँ ना? और हाँ, मतलब ताकि इनका विरोध ना हो, ये विरोध न मुख्यमंत्री हो। बने तो वो इनका मोदी विरोध जानते थे, ना हो। यस। हाँ ये तब की बात है, 2001 की बात है। हाँ और इन्होंने हमेशा जो है वो अपने प्रति, मतलब कि उनके प्रति जो भी थोड़ी बहुत सद्भावना या तो स्नेह रखता था, उन सब के, उन भावनाओं का दुरुपयोग किया, उन भावनाओं का अब्यूज किया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ऐसा एक नाम जो बिल्कुल। है, दिलीप भाई, वो किस्सा सुनाइए, क्योंकि वो किस्सा मैंने तो कवर नहीं किया था, आप सब लोग तो उस समय बिल्कुल फील्ड में थे। वो जो एके पटेल, डॉक्टर एके पटेल का जो धोती खींचा गया, वो हाँ। क्यों खींचा गया और किसने खिंचवाया, या तो कौन जिम्मेदार था उसके पीछे, ये बता दीजिए। और एके पटेल कौन है, ये भी बताइएगा। ये शायद हमारे हाँ, दर्शकों को पता ना हो कि एके आत्माराम। पटेल का क्या हुआ करता था। हाँ, हाँ, ये आत्माराम बताइए। पटेल। हाँ, आत्माराम पटेल, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा नाम नाम था उनका गुजरात में। उन्हीं बेस पे वो पॉलिटिक्स में भी आए, और मेहसाना से वो बिलोंग करते थे। मेहसाना एक ऐसा ऐसा एरिया है कि जहाँ पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीट आई थी, इसमें से एक यहाँ की थी, एके पटेल। आत्माराम पटेल नहीं, एके पटेल, डॉक्टर एके पटेल। तो उनकी एक सीट आई थी। तो क्यों आई थी, ये आज तक बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जो 2 सीट आई थी, इसमें से एक ये थी। क्यों थी ये? आत्माराम पटेल थे, जो वहां के मेहसाना में उन्हें बहुत अच्छा काम किया था, लोगों को सहकारी क्षेत्र में फायदा दिलवाने के लिए। वहां की बैंक जो थी, कोऑपरेटिव बैंक थी, उसमें, और काफी सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इसमें अच्छा उन्होंने काम किया था। उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वहां डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिली, पहली बार एमपी वहां के चुने गए गुजरात के। तो ये आत्माराम पटेल थे। आत्माराम पटेल को ये जब भारतीय जनता पार्टी में लिया गया, तो उनको केशुभाई की गवर्नमेंट में उनको मिनिस्टर बनाया गया। तो वो खुश नहीं थे, इसीलिए शंकर सिंह के पास चले गए। तो ये पूरी जो बातें हुई, इसमें इसमें इनके पीछे पीछे के जो केशुभाई के सामने शंकर सिंह वगैरह ऐसे ऐसे जो लोग थे, कि जो वो चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में होके बन सकते थे, तो उनको उनको केशुभाई से अलग थलग कर दिया गया। इसमें एक आत्माराम पटेल भी थे। तो आत्माराम पटेल शंकर सिंह के पास गए कि नहीं, मुझे ये भारतीय जनता पार्टी में मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो सभी ने मिलकर केशुभाई का अपोज किया।
कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मगर इनके पीछे का जो ब्रेन था कि केशुभाई के खिलाफ हो जाए ये सब, तो नरेंद्र मोदी थे। केशुभाई की जो ऑफिस थी उसमें ही वो बैठते थे, और डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन खुद वो ले रहे थे। तो इस तरह का जो उन्होंने किया, इसमें आत्माराम पटेल एक ऐसे थे कि जो शंकर सिंह के पास थी, तो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि आत्माराम पटेल जब तक भाजपा में थे तब तक वो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, जी हरेन बिल्कुल। पंड्या की तरह, हरेन पंड्या की तरह। तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने तब नरेंद्र मोदी को निकाल दिया गया गुजरात से, और भारत के 5 राज्यों के इंचार्ज बनाए गए, 5 स्टेट के इंचार्ज बनाए गए, जी और नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए। तो यहाँ से निकाल देने के बाद उन्होंने गुजरात में किस तरह से वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्या करना चाहिए, पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली में बैठ के उन्होंने की। तो यहाँ उन्होंने देखा कि वाजपेयी की सरकार बनी है, पहली सरकार 13 दिन जो जी चली थी वो, तो जी वाजपेयी यहाँ गांधीनगर से कंटेस्ट किया थे और जीते थे। तो यहाँ उनका वेलकम एक सेरेमनी रखी गई थी सरदार पटेल स्टेडियम में। तो वो जी स्टेडियम में काफी सारे लोग थे, करीबन 20,000 लोग पूरे स्टेडियम में भरे हुए थे। तो जी वहां पे उन्होंने पूरी एक षड्यंत्र बनाया नरेंद्र मोदी ने, कि यहाँ जो जो भी शंकर सिंह के साथ जितने भी लोग हैं, और जो आगे जाके उनको परेशान कर सकते हैं, वो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चुन चुन के वहां पे मारा गया। एक एक जो सेक्रेटरी थे दत्ता चरणदास, उनको जिंदा दत्ताजी जलाने की चिरणदास। कोशिश जी की गई, और आत्माराम पटेल बैठे थे, वो बुजुर्ग थे, वो भाग नहीं सकते, बाकी सब लोग दौड़ के भाग गए, स्टेडियम के बाहर निकल गए, जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे। तो ये नहीं निकल सके, तो उनको पकड़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, जो नरेंद्र मोदी ने भेजा था, और उनको पीटने के बाद उनकी धोती खींच ली और पूरा नंगा कर दिया। ये आत्माराम पटेल को यहाँ पे ये जो जो पूरा हंगामा किया था, उनकी वजह ये थी कि वाजपेयी को मोदी पसंद नहीं करते थे, एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि शंकर सिंह के साथ जितने भी लोग थे, उनको यहाँ यहाँ से उनके खिलाफ ये आवाज उठाई जाए, क्योंकि जब तक शंकर सिंह और इनके आदमी जब तक थे, तब तक नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। तो नहीं वो बन पूरा सकते। उन्होंने ये आत्माराम की धोती खींची गई, इस तरह का एक पूरा कांड किया था। और इनके बारे में बाद में मैं जिस जिस आदमी के जरिए ये कांड को अंजाम दिया गया था, अगर मुझे ठीक से याद है तो उसका नाम इलेश पटेल है ना। उस जो वो जो व्यक्ति हाँ, इलेस, नोलेस, इलेस, और नहीं, इसमें ये लोग तो थे। उन्होंने क्या किया था, तीन तीन स्टाइल, तीन 3 लेयर एक पूरा बीजेपी का एक क्या ग्रुप बनाया था। एक हाँ, अगर जो फेल हो जाए हमले तो का पूरा दूसरा, प्लान 3 लेयर हाँ में किया था। हाँ, 3 लेयर, यस। तो एक फेल हो जाए तो दूसरा कर सकता है, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, इस तरह का नरेंद्र मोदी का प्लान था। तो इसमें ये इलेस भी थे, नोलेस भी थे, और खाड़िया के कई लोग थे। खाड़िया के मेन मेन तो खाड़िया, क्योंकि इनका जो पास इश्यू अच्छा बता किए थे। दें दर्शकों को, ये बता दें कि इलेश और नौलेश पटेल ये अमित शाह साहब के बहुत खास लोग तब भी थे, आज भी हैं। आज भी है, हाँ, वो दोनों उनके खास है। और अमित शाह ने की काफी सारी जो बातें हैं, ये दोनों जानते हैं, काफी हालांकि सारी जानते नौलेश पटेल मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वैसे वो आदमी हैं। ठीक है, लेकिन उससे उस समय गलती हो गई थी, तो वो कभी कहता भी है कि ये यार ये ठीक नहीं हुआ। नहीं वो यार, बाद में अलग भी हो गए थे, अमित शाह से बाद में बनती अलग भी नहीं हो थी गई अब। बाद में। हाँ, मगर अभी 2024 में गांधीनगर इलेक्शन में उनके दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अभी बनती है। तो समझ गया। ये तो पॉलिटिक्स है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। तो तब उस तरह का हुआ था कि बुरी तरह से पीटा गया था, कई लोगों को मारा गया था, कई असेंबली में जो एमएलए थे, एमपी थे, उन सभी को मारा गया था। और इस तरह का हंगामा हुआ था सरदार पटेल स्टेडियम में। धोती, आत्माराम की धोती कांड बोलते हैं। तो इनके बारे में, इनके बाद भी काफी सारे मैंने रिसर्च की है, और उनकी बुक, मयूर जी आपको बताऊं कि जी इनकी जो बुक मैं लिख रहा हूं अभी, करीबन ऑलमोस्ट फिनिश होने को है।
और जी इनका मेहसाना में इनका इनॉग्रेशन करने का इरादा है अभी। तो ये बुक बिल्कुल। में काफ़ी सारी बातें ये बताई गई है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरा कॉन्स्पिरेसी रची थी, बनाई थी, और किस तरह से बीजेपी के लीडर्स को मारा गया था, पीटा गया था, जिंदा जलाने की कोशिश की थी, और किस तरह से आत्माराम पटेल की धोती खींच दी गई थी। इस तरह की एक बुक में अभी इसमें काफ़ी सारे एविडेंस के साथ ये सभी बातें हाँ, लिख रहा हूँ। जी, मयूर जी। जी, ये बहुत अच्छी बात है सर, ये आपको बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि हुँ। आपने वो दौर भी देखा है जब माधव सिंह सोलंकी और फिर अमर सिंह भाई का एक एरा था, पॉलिटिक्स में जब मुख्यमंत्री फिर चिमन भाई पटेल का वो एक दौर था। फिर जो है ये सब जो आगे हैं, ये गड़बड़ घोटाले वाले सब 95 से हाँ। ये मुझे मुझे क्योंकि मैं तो उस समय तो पत्रकारिता में था नहीं, लेकिन क्योंकि मैं एक तरह से यूथ पॉलिटिक्स में था, यूथ एक्टिविटीज में था, वो मैं बता चुका हूँ संघ के साथ और फिर बीजेपी के साथ तो मैं था, तो मैं काफी अवेयर था। तो 90s का जो पहला 5 साल है वो मैंने काफी करीब से एक बाहर मतलब एक ऑब्जर्वर के तौर पे देखा हुआ है। हालांकि मेरी उम्र काफी छोटी थी उस समय, लेकिन मैं देख रहा था, समझ रहा था चीजों को। ये अब दर्शकों को बताया दिलीप भाई कि यही शंकर सिंह जो नरेंद्र मोदी को लेके आए, ठीक है, हुँ। और वही शंकर सिंह जिसको हराने के लिए प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी ने राधनपुर में जो कांड किया, जो साजिशें हुई, ये दर्शकों को ये भी बताया कि क्या क्या हुआ था, और पत्रकारों ने मार खाई थी उसमें, जहां तक हाँ, मुझे याद है। पत्रकारों को तो बहुत बहुत पीटा गया था और वो पीटा गया इसमें। था शंकर सिंह की ओर से। हाँ, शंकर सिंह की ओर से। इसमें राधनपुर में क्या शंकर सिंह सीएम बन गए। बाद में उनको तब एमएलए नहीं थे, तो एमएलए बनना था, तो राधनपुर उनको नहीं, लविंग जी सोलंकी करके वहाँ के एमएलए थे, इंडिपेंडेंट थे। तो मैं थोड़ा उन बैकग्राउंड, दिलीप भाई मैं थोड़ा दर्शकों को बैकग्राउंड दे दूं। ये तब की बात है जबकि शंकर सिंह ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, विद्रोह कर दिया था, और वो बीजेपी की सरकार जो है वो गिर चुकी थी, सुरेश मेहता की सरकार थी वो गिर चुकी थी, और शंकर सिंह ने अपनी राजपा की सरकार बना ली थी। लेकिन शंकर सिंह उस समय विधायक नहीं थे, एमएलए नहीं थे। एमएलए नहीं उनको थे, यस। एमएलए मतलब मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, 6 महीने में आपको चुनाव जीतना होता है। जब हुँ। चुनाव जीतना होता है तो उन्होंने अपनी जो सीट है, वो हमारा जो बनासकाठा जो है इलाका, वहां का जो राधनपुर मत क्षेत्र है, उस मत क्षेत्र को उन्होंने चुना कि भाई मैं यहाँ से अपनी उम्मीदवारी करूंगा और लड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ दिलीप भाई बता रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से सुनिएगा। हाँ दिलीप भाई बताइए प्लीज। हाँ, तब तब ये जो राधनपुर इलेक्शन जीतने के लिए अ, शंकर सिंह वगैरह जो वहाँ कंटेस्ट कर रहे थे, तो जी बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, वो शंकर चौधरी थे, उनका नाम भी शंकर था, और इस तरह के हाँ 13 शंकर को खड़ा कर दिया गया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये हाँ किसी भी तरह से शंकर सिंह को हराना है, और वहाँ हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए। तो दिल्ली से स्पेशली उनको यहाँ पे भेजा गया था, मगर वो जीता तो नहीं सके। जो भी वहां पे हुआ शंकर सिंह वाघेला के साथ जी मिलकर, ये जी ये पूरे 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 गुजरात की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक जो एक काला इलेक्शन में धब्बा है नहीं होना, हाँ, इलेक्शन हाँ में नहीं होना चाहिए, इस तरह का हुआ था। शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वहाँ वहाँ पहली पहली बात तो ये थी कि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कोलैप्स हो गया था। वो चाहते थे वही होता था वहां पे। बीजेपी के कार्यकर्ता को, बूथ इंचार्ज को मार मार के वहां से भगा दिए गए थे, सभी कैप्चर कर दिए गए थे। बूथ्स पे एक भी बीजेपी के जो इंचार्ज थे उनको रहने नहीं दिया था। ये शंकर जी का स्टाइल है। तो हाँ, तो शंकर सिंह वाघेला ने उसी तरह से मैं वहाँ 15 दिन उसी समय मैं रहा था, अहमदाबाद जी के न्यूज़पेपर के मैं कॉरेस्पोंडेंट था। तो जी 15 दिन में मैंने काफी सारा देखा। इसमें एक जो बात थी कि हम जब शंकर सिंह वाघेला एक जगह एक गांव में जा रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो जी जब उनको पता नहीं था कि हम 5 रिपोर्टर थे एक कार में बैठ के, हाँ एक कार में बैठकर शंकर सिंह के पीछे हम जा रहे कि वो क्या करते हैं वो देखने के लिए। तो एक स्कूल में जी गए,
हम भी इनके पीछे पीछे गए, वो उनको पता नहीं था कि पीछे रिपोर्टर आ रहे हैं, तो हम भी जी। गए 5 रिपोर्टर। तो उन्होंने वहां पे एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा तू यहाँ क्यों है, ये कह के हम्म, कि जिंदा रहना है नहीं रहना है वो सबको उनको बोलना था, वो बोल दिया। तो पीछे मुड़ के हम्म, वो वापिस आ रहे, तो हमने 500 को देखा उन्होंने, और हम्म, और देखा कि नहीं ये तो जो मैंने कहा उन्होंने तो सुन लिया, सब रिपोर्टर ने, वो लिखेंगे कल। हाँ, तो बाद में हम यहाँ से निकले, तो हमारी कार को रोका गया कुछ गांव के बाहर, और वहां मंगल सिंह करके एक खूंखार जो क्रिमिनल्स था, अहमदाबाद का क्रिमिनल्स था, तो वहां उनके पूरा ये करे के हमारी कार रोकी गई, और एक एक रिपोर्टर को वहां मारा गया। उनके हाथ में बंदूक थी, हम कार में बैठे थे, कार में बैठ के उनको बंदूक का बराबर उनको लगा दिया। लगा रखा हो। तब ये हाँ, हम वो डोर खींच के हमको बाहर खींचने वाले थे, तब एक आज तक के रिपोर्टर आएंगे धीमन पुरोहित, तो हेमंत भैया। उन्होंने देखा कि ये तो हमारे अहमदाबाद के रिपोर्टर हैं, उनको मार रहे हैं। तो उन्होंने सबको बोला कि नहीं, हम दिल्ली में आपका आपका इंटरव्यू बताने वाला हूं मैं आपको, और अच्छी तरह से बताने वाला हूं कि आपने क्या अच्छा काम किया है, चलो आपको सबका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। उस तरह से उनको धीमंत ले गए, और जो 12-13 लोग थे वो इंटरव्यू देने लगे, और धीमंत ने कहा कि यहाँ से भागो। तब हम वहां से निकले, और तब उन्होंने ये जो था, उन्होंने सामने एक बंदूक भी ताकी थी, लगाई थी कि नहीं हम आपको मार देंगे। तो शंकर सिंह का ये रवैया रवैया है, रहा है नहीं, कि इसमें उनको समझने हराने के वाली लिए। बात दिलीप भाई, इसमें समझने वाली बात जो है ना, जब मैंने हम्म, ये इंसिडेंट बार बार सुना है आपसे, सुना, आपके साथ जो थे उस 5 लोग थे उनमें से 2 के साथ मैंने सुना। मुझे हम्म, ये हमेशा लगा, ये मोदी ने किया आप लोगों को इस्तेमाल, पता है आपको? इस तरह से। नरेंद्र मोदी ने आपको बढ़िया से इस्तेमाल किया उस दिन, कि जान जाए तो इनकी जाएगी, क्योंकि शंकर सिंह जो है, जैसे आपने कहा, शंकर सिंह बड़े गुस्से थे। मैंने इस बारे में उनसे मैंने कई बार बात की है, वो जो घटना है पूरे, और वो राधनपुर वाला, तो उनका वर्जन कुछ वैसे यूं निकल के आता है, मतलब सार ये रहता है कि उनको इतना गुस्सा, मतलब दिमाग सटका के रख दिया था इस आदमी ने। आपने कहा ना कि 13-13 तो वो शंकर नाम के उम्मीदवार उतारे थे। अब देखिए कोई करता है ऐसा क्या? हाँ, मतलब कि भाई साहब, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, सुनिए, शंकर सिंह वाघेला को हराने के लिए नरेंद्र मोदी ने राधरपुर कंस्टिट्यूएंसी से शंकर नामधारी 13 उम्मीदवार खड़े करवाए। ये आप देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब राज्य का जो मुख्यमंत्री बन चुका है, उसको हर काम छोड़ के अपनी सीट को बचाने के लिए अगर राधनपुर में डेरा डालना पड़े, तो उससे उस बात का, वो कितनी अपमानजनक बात होती है उस मुख्यमंत्री के लिए, ये आप सोच के देखिए। और फिर ये शंकर सिंह वाघेला, ये मतलब कि अब ये तो, अब इसके लिए तो ये बड़ा अपमान है। तो नरेंद्र मोदी ने हर उस चीज का एज ए टूल इस्तेमाल किया जो शंकर सिंह वाघेला को भड़का सकती है, उनको उलझा सकती है। उनमें हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जो थे, उनमें वो भी थे कि आपको 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 भाई, आप लगातार शंकर सिंह के पीछे ही तो रहे, आपको वही सब चीज दिखाई दी ना कि ये शंकर सिंह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मोदी सब करवाते रहे, जो वो तो पीछे रहा, वो पर्दे के पीछे तो रहा। इसमें मयूर जी एक आपको बात बता दूं इसमें कि एक बार क्या इसमें क्या हुआ था कि जब हाँ, इलेक्शन वोटिंग हो गया, और बाद हाँ, में हमें हमें रिपोर्ट्स भेजना था अहमदाबाद, मेरी ऑफिस में, और सब हाँ, वहां पे रिपोर्टर भी थे, काफी काफी हम्म, अहमदाबाद के काफी रिपोर्टर थे। तो रिपोर्ट्स भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में हम्म, हम गए, और वहां हम्म, से फैक्स, तब तो फैक्स ही था, फैक्स हाथ के जो जी, हाथ से कॉपी लिखी गई थी, तो वो फैक्स बिल्कुल, वहां से भेजना था ऑफिस में। तो हम करीबन 22 जर्नलिस्ट उसी समय पे थे भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में। तो जी, जब ये इलेक्शन खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुआ, तब पूरा पूरा शंकर सिंह का जितना भी एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने आ गए, और पत्थरबाजी की। वहां के हाँ, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के, उनको मारा गया, पीटा गया, और कई कैमरामैन को भी पीटा गया। एएनआई के कैमरामैन थे, उनको भी पीटा गया, जर्नलिस्ट को भी वहां उनके सामने पीटा गया।
तो उसी समय नरेंद्र मोदी ने देखा कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस को खत्म कर देंगे, जला देंगे, तोड़ देंगे, हाँ। कुछ भी कर देंगे, मारेंगे भी सही। तो उन्होंने ऐसा लगा, तब क्या हुआ था कि हम जब बैठे थे जहां पे ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस थी, इनके इनके टेरेस पे हम बैठे थे सब, तो वहां हमारे बीच में आके नरेंद्र मोदी बैठ हाँ। गए। इतना ही नहीं, वो पूरी तरह से घबराए हुए थे कि क्या होगा मेरा, इस तरह की इनकी सिचुएशन थी। मैंने देखा कि पांच 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 जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको बुलाने के आए, चलो हमको बचाओ, नीचे लोग खड़े हैं, फिर भी वो नीचे नहीं गए। तो नरेंद्र मोदी का ये जो एक है कि वो कितने खराब शब्द तो हमारे हम नहीं बोल हमारे दिलीप सकते, भाई ने हमारे दिलीप भाई ने नरेंद्र मोदी को डरते, घबराते और छुपते हुए देखा है। इनके बीच आके हाँ। छुप गए नरेंद्र मोदी, ये है मामला। हम्म। लगा कि जब शंकर सिंह गुस्सा उस समय चरम पे था, मैं वो तो जानता हूँ, मतलब हाँ, मैं तो रिपोर्टिंग में नहीं था उस समय, क्योंकि उनको लेकिन वो जीतना था। चरम पे या था वो गुस्सा। हाँ। हम्म। तो मोदी साहब जो है, भाई लोग, दिलीप भाई कह रहे हैं कि वो जब वो बीजेपी के कार्यालय के टेरेस पे बैठे थे राधनपुर में, और जब ये शंकर सिंह के समर्थक, जो कि आमतौर पर जो है वो सब बाहुबली थे, वो सब हाँ, जब बीजेपी का ऑफिस घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया, ये कर दिया, तो मोदी साहब को लगा कि सेफ जगह अगर कहीं है तो पत्रकारों तो के बीच में है। पत्रकारों तो के बीच की है। आज वो पत्रकारों को अपने पैर की जूती तक नहीं समझते, लेकिन तब उनको लगा कि अगर जान बचानी है तो पत्रकारों के बीच में आके बैठ जाए, तो ये हमला अगर होगा भी तो करने से कतराएंगे, क्योंकि यहाँ पत्रकार और गुजरात के जो प्रमुख माध्यम थे उन सब के पत्रकार जो थे, क्योंकि वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चुनाव था और सब उसको कवर कर रहे थे, और बड़े बड़े अच्छे यस। अच्छे, उस समय वो तो दौर अखबारों का था, टेलीविजन तो अभी अभी शुरू ही हुई थी, और वो भी एक वो अधिमत भाई जो है वो आज तक के लिए करते थे, और आज तक का भी एक मैगजीन सा ही निकलता था, लेकिन अखबारों का दौर था वो। और अखबार में जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे, दिलीप भाई और बाकी और भी, वो सब लोग जो है वो कवर कर रहे थे। तो वहां पर शंकर सिंह अगर चाहे तो भी खुद मतलब अगर उनके लोग भी हमला करें तो नाम खराब शंकर सिंह का ही होगा, तो वहां पे वो रिस्क ले नहीं सकते थे। तो इसीलिए मोदी साहब पत्रकारों के बीच में आके बैठ गए। अच्छा, कुछ कुछ याद है क्या कहा था उन्होंने उस समय? कुछ बोले होंगे घबरा के, कुछ याद है आपको? नहीं, उन्होंने नहीं, वो इनकी एक स्टाइल क्या थी कि वो जानना चाहते हैं सिचुएशन क्या है। कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट मिले तो पहले उनका सवाल होता है कि वो इसके बारे में क्या इश्यू है, क्या इनके इनर क्या चल रहा है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो तभी भी उस एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, मगर इस तरह का ही किया होगा कि क्या क्या कैसी सिचुएशन है, राधनपुर के बाहर क्या है, सब कुछ क्या आपको पता है, इस तरह की वो कुछ बात की होगी। क्योंकि अभी एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बहुत टाइम हो क्या कहा था, वो मुझे मुझे याद नहीं है आज, मगर इस तरह का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या किस तरह से हमारे साथ बात करते थे। तो उस इसी की बात में होगी कि राधनपुर में किसी का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो इसके तरह की बात हो सकती है, होगी भी। तो ये मोदी का दूसरा जो फेस है, ये दूसरा फेस है। एक 3-4 बार मैंने इस तरह के नरेंद्र मोदी को घबराते हुए देखा है। एक बार सर्किट हाउस में इनके कमांडो कहीं चले गए, तो वो घबरा के दौड़ के अंदर चले गए थे, वो भी एक बार मैंने देखा था। कमांडो नहीं देखे तो वो चले गए अंदर। हम्म। एक आदमी जो शेर का मुखौटा पहन के चलता है, कितना डरपोक आदमी है। और यस। एक दर्शक पूछ रहे हैं, ये यादव जी है, पूछ रहे हैं कि सर मैंने सुना है कि अमित जी, मतलब अमित शाह, स्टूडेंट्स के गार्जियंस को, मतलब स्टूडेंट्स के गार्डियन को भी फोन करके लड़कियों को स्टूडेंट लीडर के चुनाव, हाँ हाँ वो है किस्सा, वो बात सच है। वो नहीं लड़े थे कॉलेज का चुनाव जब वो अमित भाई थे? कॉलेज था, कॉलेज या हाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने किया था। यूनिवर्सिटी का हाँ जो हाँ। सेनेट का जो इलेक्शन था, नरहरि अमीन के साथ तभी नरहरि अमीन जो आज एमपी है, वो तब कांग्रेस में थे, सॉरी कांग्रेस। तब जनता दल में थे। हाँ, तो उसी टाइम ऊपर की ये बैठे थे। बात है। यस, यस, हाँ सही बात है। हाँ, पर उसमें ये, हाँ उसमें वो तो लड़े हैं, सेनेट का चुनाव लड़े, ये सब हुआ। अमित भाई का हम्म। एक किस्सा, वो राजदीप ने कहा, उसके बाद काफी देश में मशहूर हो रहा है, यहाँ तो हम कब सब जानते हैं। वो राजदीप सरदेसाई ने, कि मेरे ख्याल से अजीत अंजुम साहब के इंटरव्यू में ये कह दिया था कि भाई कोई एक चुनाव था और उसमें अमित शाह के खिलाफ जो कैंडिडेट थी
वो एक महिला थी, वो महिला कांग्रेस की एनएसयूआई की थी, और वहां बहुमत भी जो है वो लड़कियों का ही था, मतलब लड़की जो है उनके वोट, लड़कियों के वोट ज्यादा थे। और ये बात सच है कि अमित शाह ने फिर फोन करवाए अपने अपने पंटरों के जरिए कि भाई अगर आप अपनी लड़की को भेजोगे माता पिता को घर पे, उस समय तो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और कुछ तो था नहीं, हाँ, तो यहाँ दंगा हो सकता है, आपकी बेटी जो है वो शायद उनकी सलामती जो है उस पर वो तकलीफ में आ सकती है, तो आप मत भेजिएगा। ऐसा ऐसे मतलब वो केयर करते हुए, देखिए ये लोग करते ही ये सब केयर करते हुए, केयर करते हैं, हाँ, धमकाते हुए नहीं, केयर करते हुए। चमकाते नहीं हैं। हाँ, हाँ, मानसी आपकी बेटी मानसी हमारी सोनी बहन की, है। मानसी सोनी की जो स्नूप गेट है, तो हाँ, उसमें स्नूप भी गेट। ऐसा ऐसा ही हुआ था ना, उन्होंने ये किया था ना। मानसी तो सोनी का पुरानी बड़ा आदत है। बड़ा मजेदार किस्सा है। मानसी सोनी का हम्म। बड़ा मजेदार किस्सा है ना? हाँ, यस। ये हाँ, और ये महिला सम्मान की बातें जब करते हैं, इनको इनको समझ में, हमको तो लोग हमको पूछते हैं तो हम कहते हैं भैया हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनका है सिलेक्टिव मेमोरी। वो कितने महिलाओं के साथ क्या-क्या अभद्र बर्ताव और वो सब कर चुके हैं, इसकी एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन जब लंबी, हाँ, 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 यस। लंबी फ़हरिस्त। लेकिन लंबी जब फिल्म। तो इनकी कोई पर्सनल पर्सनल लाइफ है, काफी काफी सारे किस्से ऐसे हैं, मगर उनकी ये पर्सनल लाइफ है तो वो तो नहीं कहे तो अच्छी बात है। नहीं जाते क्योंकि कभी। हाँ, हाँ, क्योंकि काफी सारे हैं, काफी सारे काफ़ी जानते सारे। हैं। कई हुँ, लोगों को नंगा भी घुमाया गया था, ये हाँ। पकड़े गए, एक तो काफी काफी सारे हैं इसमें, नहीं बोले तो अब अच्छी बात है। हाँ, मैं दर्शकों को एक और किस्सा, जिसने अंजाम दिया था ना, उसने उस व्यक्ति ने मेरे सामने बिल्कुल बैठ के इस चीज को मतलब कन्फेस तो क्या कहें, कोई मतलब ये हमारी कोई अदालत तो है नहीं, लेकिन दोस्ती में वो जो व्यक्ति है उन्होंने कहा था कि हाँ यार मुझसे ये गलती हुई है और मुझसे ये करवाई गई, और मैं तब जो है वो समझ नहीं पाया कि मैं कैसे व्यक्ति का साथ दे रहा हूँ। मैं नाम के साथ कहना चाहता हूँ, मुकुंद जोशी साहब, आप जानते हैं मुकुंद जोशी, हाँ। मुकुंद जोशी। मुकुंद जोशी के बारे में हम बता दें, हमारे अभी मेरी काफी लंबे अरसे से बातचीत उनसे हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अहमदाबाद जिला के जो शुरुआती जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, वो मुकुंद जोशी हुआ करते मुकुंद थे। जोशी, हाँ, मोहम्मद भाई पटेल के साथ, यस। मफत भाई पटेल के साथ, है ना? मफत भाई पटेल जो आनंदीबेन पटेल के हस्बैंड है। और संस्कार, अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट, बाय अपने पेशे से वो आर्किटेक्ट रहे हैं, मुकुंद जोशी आर्किटेक्ट का पेशा उनका। और संस्कार धाम जो ये यहाँ अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में जो एक बनाया गया, जो एक शिक्षा संकुल है, उसको भी इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब इनका एक बहुत बड़ा इनमें योगदान है मुकुंद जोशी साहब का। और जिला अहमदाबाद जिला के वो अध्यक्ष रहे। मुकुंद जोशी ये कहते हैं मुझे, उन्होंने कहा था मुझे, ये दर्शकों को बड़ा गौर से सुनने वाली बात है, ये बहुत बड़ा किस्सा है ये। तो मेरे ख्याल से दिलीप भाई भी जानते ही होंगे इस चीज को, उनसे भी कभी बात हुई होगी। ये जब केशुभाई पटेल सत्ता में बैठे पहली बार 1995 में, और उसके बाद ये तो दिलीप भाई की वो किताब भी सबको पढ़नी चाहिए, जो पीछे उनके को दिख रहा है ना कवर, जो केशुभाई पटेल वाला, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आधी किताब मैंने पढ़ी, आधी बाकी है। वो किताब मैं कल से मैंने पढ़ना शुरू किया। वो किताब जो दिलीप भाई ने लिखी है वो पढ़नी चाहिए। उसमें है केशुभाई पटेल के जीवन के बारे में, उनके सफर के बारे में, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स आ जाते हैं। आप दिखा दें एक बार, किताब को दिखा दें। यस। ये हाँ, ये इसमें बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स आ जाते हैं उस दौरान जो हुआ था, केशुभाई जब सीएम बने उस दौरान क्या क्या हुआ था, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी इसमें आ जाती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हीं की जो मुख्यमंत्री की एंटी चेंबर होती है उसी में बैठ के पूरा कारभार देखते थे। मुकुंद जोशी ये कह रहे हैं कि शंकर सिंह का अपमान करवाना और ये सब तो हम जानते हैं कि कैसे हुआ, और उसके पीछे मेरे पास मतलब मेरे सामने तो कैमरा में दोनों बोले हुए हैं, शायद मैं एकमात्र हूं अपने अपने गुजरात हाँ, में ऐसा यस। पकड़ा। कि हाँ, ये आपका आपके साथ ही बोले, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला, दोनों ने कहा कि नरेंद्र मोदी इनके लिए हाँ, जिम्मेदार थे। वो हाँ, आपके सामने ही बोले थे, यस। वो मेरे सामने ही बोले। तो वो हाँ, रिकॉर्ड है अपने पास, तो वो पड़ा हुआ है कि मैं कब जब भी हाँ, चाहे चला सकते हैं। ठीक है, तब भी चलाया था, तब भी हंगामा खड़ा हुआ था
आज भी कुछ इस तरह का हो जाता है तो वायरल हो जाता है आपका आपका हाँ, वो वही भी चल इंटरव्यू। जाता है, मैंने देखा है वो, मैं नहीं यस, करता, हाँ, कोई और करते हैं, लेकिन हो जाता है, ठीक है। हो तो जाता कुल है, मिला यस। के तो कुल मिला के ये हो गया। अच्छा, अब मोदी साहब को लगा कि शंकर सिंह का उपाय कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, उपाय करने में किस हद तक जा सकते हैं? अगर किसी का काँटा निकालना है, क्या-क्या हो सकता है? भाई साहब सुनिए, मुकुंद जोशी ने मुझे कहा कि उनको बुलाया गया मोदी साहब के द्वारा और उनको एक संरचना समझाई गई। उस समय 4 महिला सांसद हुआ करती थी भाजपा की। भावनाबेन दवे हुआ करते थे, रमीलाबेन बारा हुआ करती थी, चिखलिया दीपिका और वो भावनाबेन चिखलिया, वो भी हुआ करते थे, 4 हुआ करते आनंदीबेन, थे। आनंद जिनको आभार बोलते थे, आभार। आभार, आभार, हाँ। हाँ, है ना? इन सब के साथ एक स्क्रिप्ट बनाई गई, ये बढ़िया एक नाटक का प्ले लिखा गया सर, और उसका रिहर्सल हुआ। अहमदाबाद में एक जगह पे उसका पूरा रिहर्सल हुआ महिला सांसदों के साथ, और उसका पूरा सार ये था कि इन सबको अटल जी के पास बारी-बारी नहीं जाना था, एक साथ जाना था। एक साथ, हाँ। और एक साथ जाना था और ये कहना था, अटल जी की धोती पकड़नी थी जाके, और मतलब पकड़नी थी, मतलब बाकायदा मेटाफोरिकली नहीं, फिजिकली धोती पकड़नी थी, और धोती पकड़ के उस धोती से अपने आंसुओं को लूछना था, पोंछना था, और धोती से आंसू पोंछते-पोंछते कहना था कि अटल जी हमारी इज्जत की रक्षा कीजिए, शंकर सिंह हम पर जो है बुरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, यस, गांधीनगर सर्किट हाउस में। ये बताइए, ये आगे बताइए आप। हाँ, गांधीनगर सर्किट हाउस में ये सब हुआ था। और उसी ही समय जब जब जो चीफ मिनिस्टर बनाने का तय हुआ था काशीराम राणा को, तब वो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि काशीराम, क्योंकि काशीराम ने तो उनको निकाल दिया था पार्टी से, तो वो नहीं चाहते थे कि वो सीएम बने। तो तभी जो आपने बताया, ये सभी जो लेडीज विंग थी उनकी खास, तो वो सभी को वहां पे भेजा भेजा गया गांधीनगर सर्किट हाउस में। और वहां कहा उन्होंने, वाजपेयी के साथ, और प्रमोद महाजन भी वहां पे हाजिर थे, तब उन्होंने कहा कि इस तरह से हुआ है, हम पर कुछ भी हो सकता है, आप मत बनाइए शंकर सिंह वाघेला को या किसी को मत बनाइए। तो उसी तरफ उन्होंने एलिगेशन भी किया था वाजपेयी के सामने कि वाजपेयी आपकी धोती जो है वो 9 करोड़ में बिक चुकी है, इसीलिए आप इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं शंकर सिंह वाघेला के साथ। तो उन्होंने उन्होंने उसी तरह ये सभी को भेजा था। वो बात सही है, वो वहां पे भेजा था सर्किट हाउस में। तो ये काफी सारे लोग वहां भी थे। तो ये लेडीज विंग ने ही कहा था कि आप शंकर सिंह वाघेला के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह का जो आपने बताया उसी तरह का कहा था। यस, यस। तो ये मुकुंद जोशी को इसके बाद फिर काफी पछतावा हुआ। खैर उसके बाद शंकर सिंह मुख्यमंत्री हम्म, बने तो मुकुंद जोशी ने मुझे कहा कि उस समय उनकी जो बेटी थी, वो हमारी जो ये एचएल है ना, एचएल कॉलेज, एचएल में, टीचर, तो हाँ। वहां उसको दाखिला चाहिए, हाँ एचएल में दाखिला चाहिए था, और कुछ कुछ थोड़े मार्क्स कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने नरेंद्र भाई को कहा कि अब तो कम से कम बेटी को वहां पढ़ना है, कुछ मार्क कम है, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए। नरेंद्र भाई ने कहा कि ऐसे काम लेके मेरे पास मत आया करो, मतलब मेरे काम करते रहो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो मुकुंद जोशी ने मुझे कहा कि वो फिर बड़े डरते डरते वो शंकर सिंह के पास गए, क्योंकि बेटी के फ्यूचर का सवाल था। तो उन्होंने कहा कि अब शंकर सिंह इस पूरे मामले को जान चुके थे कि क्या क्या करवाया गया था, और मुकुंद जोशी का क्या एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले क्या रोल था उन महिला रोल था, सांसदों यस। को तैयार करने में। तो शंकर हम्म, सिंह जानते थे उस बात को। तो मुकुंद जोशी कहते हैं कि मैं जब गया, डरते थे गया, तो शंकर सिंह ने गुस्से से कहा कि अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो मैं तुमको मार देता, या ऐसा कुछ उस तरह का कोई वाक्य था। मतलब ऐसा कुछ गुस्से में बहुत कहा। तो मुकुंद भाई ने कहा कि सर मैं तो अपनी बेटी के लिए आया हूं, आप मुझे जो सजा देनी हो दो, मैंने आपके साथ गलत किया है और मैं उसको मानता हूं। और शंकर सिंह ने ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की, उनकी बेटी की डिटेल जो है वो लिखवा ली, और दूसरे दिन उनकी बेटी को एचएल कॉलेज में दाखिला मिल गया, शंकर सिंह ने दिला दिया था।
तो मुकुंद जोशी जब मेरे साथ बैठे थे, कुछ साल पहले की बात है, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, उनके आंख में आंसू आ गए थे। बोले इस एक आदमी की चारित्र हरण, वो एक आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का मैं हथियार बना, और उस आदमी ने मेरी बेटी का दाखिला कॉलेज में करवा दिया, और जिस आदमी के लिए मैं वो हथियार बना, वो आदमी ने मेरे सामने कभी जो है मुड़ के देखा भी नहीं। ये यस, है नरेंद्र मोदी साहब का चाल, चेहरा और चरित्र। चरित्र जी। यूज यूज करके फेंक देते हैं। आज जो आप वो जो महिला बोल रहे हैं ना, वो सभी को एक के बाद इनका जो पॉलिटिकल यूज करना था वो यूज करके फेंक दिया। आज आज एक भी इसमें से महिला पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं है। और इनको, इन दोनों को छोड़ के देखिए ना, उनके आसपास बहुत कम लोग हैं जो उनके साथ पहले से हो। पुरुषोत्तम हाँ, रूपाला एक अलग तरह की मजबूरी है। पुरुषोत्तम रूपाला जो है ना, वो मजबूरी में, जब मैं मानता हूँ कि आप शायद जानते हैं कि कौन सी मजबूरी है पुरुषोत्तम रूपाला को रखना। हम्म, हाँ, और कुछ लोग गुजरात से चाहिए तो मनसुख मांडविया, क्योंकि बड़े अच्छे, उनको पॉलिटिशियन लगाना बड़ा अच्छा आता है, और वो नो, मतलब वो थ्रेट नहीं है उनके लिए, कहीं वो थ्रेट थ्रेट नहीं है, थ्रेट नहीं, यस, थ्रेट नहीं है। थ्रेट नहीं है, हम्म, तो वो है। बाकी ऐसा कौन है जो पहले से उनके साथ चलता आ रहा हो, आ नहीं, रहा हो, आ रहा कोई हो, कोई अब भी कोई साथ कोई चल नहीं। अभी अभी पीएम ऑफिस में एक ही है उनके साथ पहले से ही है। जब 85 में, 86 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में आए, तब से रहा। लेके आज तक उनके साथ है। वो तन्मय करके है, तन्मय मेहता, कि जो वो आज तन्मय। भी पीएमओ में, हाँ, हुँ, पीएमओ में काम कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी के तौर पे। तो एक ही आदमी है आज तक, तो मैंने देखा है, और कोई तो नहीं है कि इनके साथ पहले से हो ऐसा कोई आदमी। एक इनका यूज करके फेंक देते हैं। जी, और नहीं, मैं इसमें और थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहता हूँ दर्शकों, हमारे साथियों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक होते हैं आपके फॉलोअर जो आपको आँख बंद करके आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप जो हैं भगवान हैं। आप जो कहेंगे वो सच, आप जो करेंगे वही मतलब करने लायक है। बाकी दुनिया में कुछ भी जो है वो ठीक नहीं है। एक होते हैं वो फॉलोअर, अंधभक्त, जो आँख बंद करके हुक्म मानते हैं। पर दूसरे होते हैं आपके साथी, मैं साथी की बात कर रहा हूँ। साथी होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके भले बुरे वक़्त में आपके साथ खड़े होते हैं, आप भी उनके भले और बुरे वक़्त में उनके साथ खड़े होते हैं, और वो आपको सच बताते हैं। आपको बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपको वो जो सच बताते हैं, ऐसे साथी इनके पास कौन है, ये बताइए? कोई कोई है? अमित शाह भी नहीं। अमित शाह भी नहीं, हुँ, मयूर जी, आपको आपको हाँ, बता दूं, अमित हुँ, शाह भी इनके साथी नहीं है। नहीं इनकी है, यही मजबूरी कहना है। चाहता हूँ। मज, ये हाँ, ये बात, मजबूरी ये है। आप मैं, बताइए, ये ज़रूरी है, दर्शकों को समझना हाँ, ज़रूरी है ये। हुँ, हाँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अमित शाह के सामने सोहराउद्दीन केस जो चल रहा था, हाँ, तब नरेंद्र मोदी ने, तब तक, जब तक वो पीएम नहीं बने तब तक उनको कोई मदद नहीं की। एक बार नरेंद्र मोदी को, जब ये केस चल रहा था, तब सीबीआई उनको अरेस्ट करने वाली थी, ये सब कुछ होने वाला था, वो नरेंद्र हाँ, मोदी जान चुके थे। तो एक बार नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए सीएमओ में अमित शाह गए, तो हुँ, उन्होंने वहां उनको मिलने के लिए 2.5 घंटे तक बैठना पड़ा ये अमित शाह को, और जी, मिले भी नहीं नरेंद्र मोदी उनको। तो जी, ये इनका असली रूप है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनके साथीदार अभी 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 उनको हर तरह की मदद करते हैं अमित शाह। अमित शाह हुँ, को तब तब मदद नहीं की उन्होंने उसी समय, क्योंकि अगर जो इनका मदद करते तो वो खुद इसमें आ जाते थे। कई सारे केसेस थे इसमें। तो जी। ये सब सारी बातें हैं कि अमित शाह भी का भी एक समय ऐसा था कि नरेंद्र मोदी उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। जी, तैयार नहीं थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता नहीं है, उनके बीच में बिल्कुल। कोई साथी, एक-दूसरे के साथी या तो दोस्त होने का कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने हुँ, तो दौर देखा हुआ है, मैं तो काफ़ी आप सबसे बहुत ही जूनियर आदमी हूँ, रिपोर्टर हूँ, लेकिन मेरा मेरा उससे फ़ायदा ये हुआ है, मैंने कुछ चीज़ें देखी है जो आप लोग नहीं देख पाएँगे। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो फील्ड में नया-नया था, 4-5 साल हुए थे, और मैं भास्कर में, ईटीवी छोड़ के भास्कर में आया था, जब भास्कर शुरू हुआ था 2003 में। तो मेरे मुझे जो है ना, हमारे उस समय के जो संपादक थे अजय उमर साहब ने हमको ऐसी बीट दे दी जो उस समय के हमारे अखबारों में थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम नगर पालिका देखो और ग्राम पंचायतें देखो।
तो ओडा जो है अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट है अहमदाबाद का, उसके तहत सब नगर पालिका और ग्राम पंचायतें आती थी। अच्छा, मुझे इसलिए मजा आ गया, हालांकि अब क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट ही पॉलिटिकल था, मैं तो पॉलिटिक्स करके भी आया था, लोकल बॉडीज को समझ के आया था, बचपन से समझता था कि ये कैसे काम करती है, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग था। तो मैंने तो करना शुरू कर दिया, तो वो अच्छी खासी वहां पे, तो गुजरात समाचार को फिर अपने आशीष वशी को लगाना पड़ा। वो समाचार प्लस देख रहा था, तो उसको कहा कि यार ये भास्कर में लगातार ये अलग अलग नगर पालिकाओं की खबरें आ रही है और तुम इसको करो। तो वशी का फोन आया था मुझे, उस समय की बात मुझे याद है। बोले क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं बीट दिए, मैं बीट का काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो बोले पता है यार, मुझे तो इसमें कोई समझ नहीं पड़ती है। तो फिर हम लोगों ने, हमने, वो तो दोस्त था पुराना, आज भी है, तो उस तरह से पूरा मामला था। तो उस समय होता क्या था दिलीप भाई, अमित शाह बैठते थे अपने नारायणपुरा वाले घर में सुबह सुबह, सुबह, यस। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनका दरबार लग जाता था, और अपने अहमदाबाद के नारायणपुरा स्थित मकान में वो रहते थे। मैं क्या करता था, किसी न किसी नगर पालिका के अध्यक्ष या तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ उनको अपनी कोई बात रखनी होती थी, मैं चला जाता था सुबह सुबह उनके साथ उनके घर पे, ठीक है। और मैं और इनके साथ उनको लगता था कि ये तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, और मैं बैठ के आराम से वो जो वार्तालाप होता था उसको सुनता था। उसमें तो बहुत सी चीजें जो है जानने समझने को, हालांकि मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मेरा तो बीट तो नगर पालिका था ना, तो वहां जो अलग तरह की बातें होती थी इसको मैं तो रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत वृद्धि हो रही थी कि ये हो क्या रहा है वहां पे। तो मुझे याद है एक बार ऐसे ही बैठा था मैं शायद उस समय जोधपुर नगर पालिका के एक गुट के साथ मैं उधर सुबह सुबह चला गया था अमित भाई के, और अमित भाई जान गए थे कि मैं पत्रकार हूं, ऐसा नहीं है, वो तो एक या दो मीटिंग के बाद जान गए थे। तो मुझे पूछा भी, वो पुराना वो संघ वाला भी और एबीपी वाला भी कुछ उनको याद आ गया। खैर, पर उस समय उन्होंने ये कहा था, यहाँ जो तुम आते हो सुनते हो वो छापना मत। मैंने कहा नहीं, मेरा बीट ही नहीं है, मैं कैसे छापूंगा, मैं नहीं छाप सकता, पर मैं तो आता हूँ जानकारी पाने के लिए। मुझे याद है एक बार ऐसे ही बातचीत चल रही थी, जोधपुर वाले हमारे नगर पालिका के लोग थे वहां पे, उनके साथ में बैठा हुआ था, और अचानक से जो है, मतलब फोन लिया, उस समय तो वो वाले फोन थे, वो जो लैंडलाइन फोन थे वहां, उसी पे फोन आया, और ये उठ के खड़े हो गए अचानक से। मतलब बैठा हुआ आदमी, और उस समय तो उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा था, इतने मोटे तगड़े आदमी थे, अब तो काफी सिकुड़ गए। तो ऐसा आदमी जो है अचानक से इतनी फुर्ती से खड़ा हो गया, और यहाँ पे आ गया पसीना उनके 1 मिनट में, और हाँ सर, हाँ सर, नहीं 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 सर, ठीक है सर, देखता हूँ सर, ऐसा किसी कुछ बातचीत चली, और बात फोन रख दिया, और फिर वो अपने पसीना पसीना पहुंचा उन्होंने, और किसी को बुलाया और कहा कि यार तुम देखो, ये तुम मरवाओगे मुझे, नरेंद्र भाई कितने गुस्सा है तुमको पता है क्या, सुबह सुबह मेरी हालत जो है खराब। मतलब वो पसीना निकलते हुए देखा है मैंने अमित शाह के माथे पे, वो पसीना। नरेंद्र भाई कोई कारणवश गुस्सा थे, गुस्सा किस कारण थे हमको पता नहीं चला, लेकिन गुस्सा हुए सुबह सुबह, मतलब पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल की होगी, हमको नहीं पता, लेकिन अमित शाह साहब के भाल पर पसीना छूट गया था, वो हमने देखा हुआ है। तो साथी और दोस्त तो थे नहीं कभी, ना आज भी है, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना कि सियामीज ट्वीन है, ऐसा बच्चे पैदा होते हैं ना, जो धड़ से जुड़े हुए होते हैं, सर अलग होता है, पैर अलग होते हैं, लेकिन धड़ एक होता है। तो इसका ऑपरेशन मेडिकल टर्म्स में ये कहते हैं कि नहीं कर सकते, अगर जुदा करेंगे तो मर जाएंगे। तो अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब कुछ ऐसे सियामीज ट्वीन है, जो अगर पॉलिटिकली अलग हो गए तो दोनों में से कोई बच नहीं पाएगा। तो उनके लिए एक रहना ही सेफ रहेगा। जरूरी, जरूरी है, यस। हाँ, सही बात है कि काफी सारे राज जो है नरेंद्र मोदी के, वो अमित शाह जानते हैं, और अमित शाह के बहुत सारे सब राज नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसीलिए साथ में है, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं सत्ता टिकाने के लिए। जी आप हाँ। मेरी आप मेरी जो है पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, एक दूसरे का जो है एक वो। दूसरे का, सही बात है। तो ये था, मुझे लगता है दोस्तों हमने काफी कुछ जो है, और भी किस्से तो बहुत सारे हैं, और तो बहुत सारे किस्से हैं इन लोगों की, ये फितरत के किस्से, जहां पे ये लगातार बार बार साबित ये करते आ रहे हैं कि हम जो करेंगे वो सब जो है वो लीला है, जैसे भगवान कृष्ण की लीला होती है ना,
हमारा किया गया हर काम पवित्र है, हमारा किया गया हर हर काम जो है वो मतलब ईश्वर का संदेश है। आप जो है वो मूर्ख हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो वो सब पापाचार है। आपने जो अगर सही भी किया है तो वो भी पाप है। तो ये इनकी प्रकृति है। तो अभी हमको देखने को मिल रही है आम्बेडकर के, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे एक मन होता है, वो जो फैशन फैशन कहा है ना दिलीप भाई, एक मन होता है, मैं एक दिखा दूं अभी, है ना, अगर हो सके तो अभी दिखा देते। फैशन, बाबा साहब का नाम लेना फैशन है क्या? फैशन तो भाई साहब इसको कहते हैं, देखिए ये है फैशन, ये फैशन देखिए, ये फैशन है। ये जो मोदी 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 का नाम लिखा हुआ जो सूट है ना जो आपने पहना था, वो फैशन है। इसे कहते हैं फैशन करना। बाबा साहब का नाम लेना फैशन कब से हो गया ये बताइए भाई साहब? बाबा साहब का नाम तो दिन में 10 बार लोग कम है, क्या फर्क पड़ता है? रविश की भी एक रिपोर्ट थी, रविश ने भी एक रिपोर्ट की थी इसमें, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या सही फर्क बात। पड़ रहा है? फैशन, मैं इनकी फैशन की एक बात, एक किस्सा आपको बताऊं। तब बताइए। अहमदाबाद मिरर में मैं था, हाँ, उसी समय मैंने एक स्टोरी की थी। इनकी ब्लेजर जो था वो 22 लाख का बना हुआ था। तो वो बनाया था अहमदाबाद के जाने माने, आप जेट ब्लू आप जानते हैं, तो उन्होंने जेड बनाया था उनके। वाले भाई साहब ने बनाया था और 22 लाख रुपए का इनका ब्लेजर था। हाँ, 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 ब्लेजर था, हाँ। तो तब उनको मिला मैं, जेट ब्लू के जो ओनर थे उनसे, उनके साथ बात की किस तरह का। विपिन भाई नाम है, विपिन हाँ, भाई, इनका नाम विपिन भाई है। चौहान, शायद चौहान। विपिन भाई। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो तब तब मिला था, और स्टोरी भी छपी भी थी अच्छी तरह से। छपने के बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी के जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जगदीश हम्म, ठक्कर, जो दिल्ली में भी थे, अब हाँ, तो वो नहीं रहे। अब तो तो नहीं रहे। उन्होंने, हाँ, उनका फोन आया कि साहब चाहते हैं कि ये जो 22 22 लाख का जो ब्लेजर है इनका, वो टाइम्स ऑफ इंडिया परचेज कर ले। अरे मैंने वाह! मैंने कहा क्यों क्यों परचेज कर ले? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो आप परचेज कर लो, अगर अगर इतनी ही जी इनकी कॉस्ट है तो वो आपको तो 1 करोड़ मिलेगा बाद में। तो इस तरह का उनका कॉल आया था कि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया था वो जो स्टोरी मैंने की थी, तो वो पसंद हाँ, नहीं आया था। तो उसमें काफी सारी बातें भी, और भी बातें लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी की फैशन किस तरह की है, उनकी चॉइस किस तरह की है, वो किस तरह से कपड़े पसंद करते हैं। तो वो तो बात बताई उन्होंने, चौहान ने। तो एक बात ये भी बताई कि उनके जो स्पेक्स है, चश्मे, चश्मे। तो वो किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का मैचिंग होना चाहिए, ये उनको सबसे ज्यादा वो केयर करते हैं। मैं जो उनका कपड़ा बनाता वो तो ठीक है, मगर इनके बारे में ये पहला तो फैशन तो ये है, आप सही बात बताए, तो ये फैशन तो ये ये है। है। हाँ, हाँ। दिन में 4 बार अलग-अलग कपड़े बदलो, फैशन ये होता है भाई साहब। प्लेन में हाँ, चढ़ो तो कोई और कपड़ा पहना है, प्लेन से बाहर निकलो तो कोई और कपड़ा पहना है, इसको और फैशन, कपड़ा, यस। है ना? और एक हाँ, कपड़ा एक बार पहन लिया उसके बाद फिर दूसरी बार कभी पहनना ही नहीं है, उसे फैशन कहते हैं, ये फैशन है ना? कहते हैं, यस। यस। लाखों-लाखों रुपए के चश्मे जो है वो पहनना, और मतलब क्या है, आप पैसे हमारे आपके खर्च हो रहे हैं। ऐश ऐश जो है ये नरेंद्र भाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेना जो है वो फैशन बन गया। अरे भाई, बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? आपका थोड़ी लेंगे। और मज़े की बात ये है कि अगर ये फैशन है, तो मैं एक एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ और दिलीप भाई, अगर ये फैशन है, बाबा साहब का नाम बार-बार लेना अगर फैशन है, तो भाई साहब फिर ये जो संसद में ये जब मोदी साहब आते हैं और तब लोग जब मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, वो मैं दृश्य मैंने कहीं वो संभाल के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसको क्या कहेंगे फिर, है ना? वो जो नारा लगता है, लगातार लगता है, मोदी मोदी के नाम का, एक बार उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सल, वो तो नारा, नारा यूनिवर्सल है ना, सभी हाँ, जहां भी जाते हैं वहां वो तो होता है ही। तो वो क्या है? हाँ, वो उसको क्या हम है, क्या सही कहें? बात है। वो फैशन नहीं है क्या? अगर क्या हाँ, आप भी जो है वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा अभी, मैं ढूँढ ही रहा था, लेकिन कहीं लगा कहीं पड़ा हुआ है। तो वो फैशन और नहीं है क्या? और मयूर जी, ये बात जो आप फैशन की नाम की जो नाम बोलना फैशन है, तो हुँ, अभी हम देखते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है भूपेंद्र पटेल,
तो वो हाँ उनकी जो जितनी भी प्रेस रिलीज आती है इसमें नरेंद्र मोदी का 10 बार नाम तो होता ही है। सभी को लिखना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, किसी भी फंक्शन में हो या किसी भी हो, या गुजरात गवर्नमेंट की किसी भी एडवर्टाइजमेंट हो, तो वहां नरेंद्र मोदी का नाम होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए। हर एक लीडर्स को जो पब्लिकली बोलते हैं, तो वहां भी, या सोशल मीडिया हो या पब्लिक मीटिंग हो, तो वहां भी नरेंद्र मोदी का उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार नाम उनको बोलना कंपलसरी है। तो ये क्या है, बार बार नाम बोलते क्या है? ये है ना, अब देखिए, ये नहीं है क्या? ये क्या है? ये ये इसको क्या कहेंगे आप लोग, है ना? हम्म। ये ये अगर बाबा साहब का नाम है तो ये तो आप तो लगातार जपते रहते हैं। आप जेपी नड्डा इनको देवेंद्र कह देते हैं, देवों के राजा, इंद्र देवता। वो उधर जो है वो कौन है, वो चंपत राय, उसको जो है वो विष्णु का अवतार बता देते हैं। ये अपने आप को खुद जो है वो नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं। भाई साहब क्या उधम मचा के रखा हुआ है। और बाबा साहब का नाम ले तो वो फैशन है। ऐसा नहीं, मतलब हाँ। और उसके बाद दिलीप भाई, अमित भाई की पुरानी आदत के अनुसार फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है आपको, वही एरोगेंस जो हमने और आपने उसको काफी देखा है करीब से, वही एरोगेंस, वही उदंडता के साथ फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि अगर मेरा इस्तीफा खड़गे साहब मांग रहे हैं तो उनसे उस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वैसे भी अभी 10-15 साल तक आपको वहीं बैठना है जहां आप बैठे हुए हैं। ये गजब है ना? ये ये देखिए, ये शायद यही है। तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये सुनिए, ये सुनिए, जगह पे बैठना है। ये सुनिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अच्छा, मतलब 15-20 साल, मतलब क्या है ये? अब इनको लगता है कि मशीनों का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग, ये 15 साल और कर पाएंगे तभी, वरना जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर कर कोई पाएंगे क्या तभी चांस। कुछ ऐसी एरोगेंसी के, इनके जो है उद्दंडता के, अगर कोई किस्से अगर आपके पास हो तो एक आध सुना दे। मेरे पास काफी पड़े हुए हाँ, ये काफी सारी एरोगेंसी तो है, मगर जब जब तक हम हमारा प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो दो किस्से याद, एक मेरा खुद का है और एक प्रशांत दयाल, जो हाँ, जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में काफी सारा उन्होंने काम किया है। काम किया तो था। पहले प्रशांत का किस्सा बताता हूँ। हाँ, जब अमित शाह को अरेस्ट करने वाले थे सीबीआई, जी, तब उनके 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 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस पहले थी कानपुर, अहमदाबाद कानपुर एरिया में। तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, अमित शाह ने। हम्म, और वहां जब इन्होंने जो कहना था वो कह दिया कि भाई मैं वापिस आऊंगा। एक हाँ, दरिया की जो एक दरिया वाली जो एक हाँ, उनकी वो जो शेर शेर, थे, हाँ जो शेर कविता है था कुछ, हाँ, कि मैं वापिस आऊंगा, हाँ। तो हाँ, वो भी बोला। और बाद में हम हमने थोड़े क्वेश्चन किए। इनके बाद प्रशांत ने उन्होंने क्वेश्चन किया एक कि क्या अब क्या होगा, क्या करने वाले हैं, इस टाइप का। तो तब ये अमित शाह ने कहा था कि प्रशांत आपको तो सीबीआई में होना चाहिए। तो ये हाँ, इनका ईगो ईगो जो है, वो ईगो, हम्म, उनको जर्नलिस्ट बोल आपको पूछ रहे हैं, इनका जवाब हम्म, देने के बजाय जर्नलिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह का इनका है। एक बार सचिवालय में जब इनकी एक मैंने स्टोरी लिखी थी अमित शाह की, जी, खास करके जब संजय जोशी की सीडी कांड हुई थी, तब जी, जी, इसमें सीएमओ किस तरह से इन्वॉल्व है, वो पूरा पूरा डेटा निकाल के मेरे एक आईबी के ऑफिसर मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने पूरा डेटा मुझे दिया था। तो दिव्य भास्कर में तब आकार पटेल एडिटर थे, संपादक थे, संपादक थे, दूसरे हाँ, कोई एडिटर तो पसंद हेडलाइन नहीं बनाते, मगर आकार पटेल ने हेडलाइन बनाई कि
संजय जोशी सिंडी कांड में किस तरह का पीएमओ का हाथ है, ये देखिए एविडेंस इस तरह का। सीएमओ तो का हाथ है, सीएमओ का। सीएमओ, उस समय हाँ सीएम, सीएमओ का हाथ, हाँ सीएमओ, हाँ। तो वो स्टोरी छपी, फ्रंट पेज हेडलाइन थी। तब अमित शाह ने हमारे एडिटर को कॉल किया कि आपके रिपोर्टर को निकाल दो, इस तरह का जो उनकी जो स्टाइल है इस तरह का, जो वो चाहिए। उन्होंने बोला। और हाँ, मुझे भी कहा कि हाँ। बाद में मुझे भी कॉल किया, क्योंकि आकार पटेल तो ऐसा है कि वो किसी की सुनते नहीं है। वो कभी हमारे आज भी नहीं रिपोर्टर, सुनते, वो हाँ आज भी नहीं हमारे सुनते, हम तब भी नहीं सुनते, बिल्कुल। हाँ हमारे रिपोर्टर ही सही है, तो उनका हम्म, एटीट्यूड ये था। तो अमित शाह ने मुझे फोन किया, और उनका जो ईगो था कि आप तो एडिटर है, आप तो रिपोर्टर है, और हम तो होम मिनिस्टर है। हम तो मिस्टर है। वो हाँ प्रशांत तो दयाल ने चाय वाला किस्सा भी सुना दे, चाय वाला। हाँ चाय चाय, वाला, हाँ वो बुलाया था ना उनको, उस वही सब वो दौर चल रहा था, और प्रशांत दयाल को ऐसे ही जो है हड़काने के लिए बुलाया था, प्रशांत दयाल ये कहते हैं। हाँ और फिर जो है वो मतलब डांटना ही था, थोड़ा धमकाना था, थोड़ा दबाना था, डराना था। हाँ हाँ, उनकी आदत है धमकाना, बोलना, सब हाँ, कुछ करना। और हाँ एनएक्सी में या तो पुराने सर्किट हाउस में, दोनों में से किसी एक जगह बुलाया था। नहीं, पुराना सर्किट हाउस में प्रशांत को मिलने के लिए बुलाया था वो। हाँ सही, हाँ वो तभी उन्होंने कहा था, यस यस। हाँ, तो और काफी फिर सारे और किस्से, फिर एक एक तो चाय मंगवाई, चाय मंगवाई। अपमान करने के कितने तरीके इनके पास होते हैं। होते हैं, चाय हाँ। मंगवाई, लेकिन एक ही मंगवाई और खुद पी ली, प्रशांत दयाल को पूछा तक नहीं। ये हम्म। जताने के लिए कि हम तो तुमको चाय पूछने की औकात भी हम तुम्हारी नहीं समझ रहे। औकात भी नहीं है तेरे पास, मगर हाँ, मगर यही प्रशांत दयाल की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाना हाँ पड़ा। तो हाँ, एक जर्नलिस्ट क्या कर सकता है, वो जानते थे। वो जानते, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घबराने की कोशिश तो करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। काफी हाँ, सारे ऐसे तो किस्से हैं, दिनों एक दिनों एक तक चल एक सकते हैं। भाई साहब को जरा समझा दे, ये इनका नाम है रामू राम, लेकिन वो बात कर रहे हैं चोमू राम जैसी। हम्म। आप ऐसी बात ना किया करें रामू राम साहब, आप फिर चोमू राम लगेंगे हमको। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात क्यों नहीं करते हो, डरते क्यों हो भैया? एक तो आप हमारा प्रोग्राम रूटीन में देखते नहीं है ना? आप कभी कभार ऐसे घूमने घूमने आ जाते हैं यहाँ पे गार्डन समझ के। ये गार्डन तो है नहीं भाई साहब, यहाँ अगर आपको जुड़ना है, आप रोज जुड़ जाइए। आपको हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर जो है 3-4 एपिसोड पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। और नहीं मिले हैं तो एक अगर आप दर्शक हैं हमारे, तो आपका अधिकार बनता है, आप कोई बात सुनना चाहते हैं तो उसके लिए फरमाइश, उस सब्जेक्ट की फरमाइश करना आपका अधिकार बनता है। लेकिन अधिकार बनता है तो इस तरह से बात नहीं लिखते। पढ़ना लिखना बोलना सीखो चोमुरा। डरते हो क्यों हो, इस तरह का सब हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, इस देश में कितने लोग बात कर रहे हैं, ये हमको तुम जरा ढूंढ के बताओ। ये जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, इतना खुल के बात कर रहे हैं, और भैया थोड़ा समझा करो। पढ़ना लिखना बोलना अच्छी तरह से सीखो। आप सब्जेक्ट की फरमाइश कर सकते हो कि मयूर भाई अगर आप कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बात कर ले कि वहां क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आपकी बात हमारे सर आंखों पे है। लेकिन बात करने का, अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका जो है, रामू राम साहब बदल दो, वरना फिर आप हमारे लिए चोमू राम बन के रह जाएंगे। हाँ दिल भाई, सॉरी ये लेना पड़ा क्योंकि ये बताना जरूरी था। एक किस्सा मैं छोटा सा अपना बता दूं, उसके बाद फिर हम समाप्त कर लेंगे। बहुत हाँ सारे मेरे, वो लट्ठा कांड हुआ था 2010 में। अहमदाबाद में 140 से ज्यादा लोग मर गए, ठीक है। और अमित, विधानसभा चल रही थी तो शाह साहब गृहमंत्री थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप हम सब थे, आप भी होंगे, आप भी होंगे, आप बिल्कुल होंगे। तो कहा था, याद है आपको, कि अब हमने 1200 बूटलेगरों को पकड़ के दबोच लिया है पूरे राज्य दौड़ लिया से, था। और अब पूरे राज्य में शराब की एक बूंद नहीं मिलेगी। कौन नहीं मिली, हाँ। नहीं मिले, आगे नहीं मिलेगी, मतलब कोई शराब नहीं मिलेगी अभी। यस यस। तो मैं एक समय, उस समय एक राष्ट्रीय चैनल का ब्यूरो चीफ था। तो हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा अमित भाई इसका मतलब ये है, मतलब मैंने पूछा देशी या विदेशी? तो भड़क गए। बोले मैंने कहा ना शराब शराब होती है, कोई भी शराब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मतलब इसका मतलब तो ये है अमित भाई कि 1200 लोग जो आपने पकड़ लिए हैं, इसका मतलब ये 1200 लोग तो धड़ल्ले से शराब बेच रहे थे और आपकी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जो है, और तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, वो गुजरात विरोधी लोग हैं, और तुम लोगों को गुजरात का नीचा दिखाने में आनंद आता है।
और ढूंढ के जाओ, तुम्हारी अगर औकात हो तो ढूंढ के दिखाओ कोई एक शराब की एक बूंद। खैर उसके बाद तो मैं पूरी शराब की गोडाउन पकड़ के शूट करके लाया था, और वो देसी शराब का जो भट्टी होता है उसका भी मैं शूट करके लेके आया था, और वो मैंने अपनी चैनल पे चलाए। तो सुबह सुबह फिर डीजी खंडवा वाला साहब जो थे हमारे, एसएस खंडवा वाला साहब, उनका मुझे सुबह सुबह फोन भी आ गया। धंधुका में किया था ना ऑपरेशन है आपने? हाँ 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 धंधुका। हाँ, वही हाँ, हाँ हाँ हाँ, हम्म, किया था। तो वो फिर जब, हाँ, तो फिर मैं जब गया तो पीयूष पटेल आके हमको बताते हैं कि यार पुलिस और प्रेस तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहाँ आप कहाँ ये सब कर रहे हैं। हमने कहा छोड़ो यार, तुम्हारे साहब को जाके मिलना है, अब उनको पूछना है कि शराब का पूरा गोडाउन है, अब बताए क्या करना है। क्या करना है? हाँ, तो बड़े मतलब बड़े गुस्सा हो गए थे कि तुम गुजरात विरोधी हो, तुम गुजरात का नीचा दिखाना चाहते हो, तुम और तुम्हारे जैसे पत्रकार जो है वो किसी का मतलब कि औजार बन के काम कर रहे हैं तुम। मैंने कहा भाई साहब इतना है कि शराब मिला कि नहीं मिला, मिली, इतनी मिली, पूरा गोडाउन भर के मिली, जो चाहिए वो ब्रांड मिली, तो इतना झूठ क्यों बोलते हो। मैंने कहा अमित भाई हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ये मान के चलते हैं कि हर सरकार में कोई ना कोई त्रुटियां और कोई ना कोई कमियां रहती हैं, लेकिन आप तो ढोल ऐसे पीट रहे हो कि हम तो मतलब कोई है ही नहीं, हम ही सर्वश्रेष्ठ है। जब आप ये इस तरह के फालतू दावे करते हैं तब हमारे जो पत्रकार है उनका थोड़ा दिमाग यहाँ से सटकता है कि यार इतना झूठ मत बोल, झूठ की भी कोई सीमा होती है। इतना झूठ भाई कांग्रेस ने, हम थोड़ी ऐसा कहते कि कांग्रेस के समय में हर चीज जो थी वो बिल्कुल सही थी, नहीं नहीं थी, बहुत सारी गलतियां कांग्रेस ने की, लेकिन कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस कभी ऐसे ढोल और ताशे बजा के दावे नहीं करता था कि हमने तो मतलब कि आपकी छतें सोने की कर दी है। वो दिलीप भाई आपके घर में जो नलका है, मेरे घर में जो नलका है, उसमें से अभी भी गैस या क्रूड ऑयल आ नहीं रहा है, वो पानी भी कभी पानी भी नहीं। हाँ, इधर क्या क्या बताए भाई, क्या क्या बताए। तो कुल मिला के काफी ये है, कुछ, काफी कुछ। कुछ एक कभी दर्शक बोला हमारे, अभी बोला अभी फोक जैसा है, अभी बोला अभी फोक। एक दर्शक हमको पूछ रहे थे कि अब मेरा जो इंटरव्यू है जो काफी उसमें एक क्लिप वायरल हुआ है, उस पूरे इंटरव्यू में कुछ अंश दिखाए, अब दिखाएंगे आपको। वो जो चीज उस समय बोले हैं उसका विपरीत वो काम कर रहे हैं। आपकी अगर इच्छा होगी तो उस समय का इंटरव्यू जो है हम आपको एक बार दिखा देंगे, है ना, देख लीजिएगा। हर चीज जिस पर वो बोले हैं उस दिन, वो उसके बिल्कुल विपरीत आज वो खुद कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो या मतलब हर चीज। आपकी सबकी इच्छा होगी तो कभी वो जो है वो निकाल के दिखा देंगे आपको, 2012 वाला इंटरव्यू देख नहीं, लीजिएगा। वो तो पूरी सीरीज हो सकती है, पूरी सीरीज हो सकती है, उनके झूठ झूठ की पूरी सीरीज हो सकती है। यस। तो यही है। चलिए सर, आप तो हमने बहुत काफी लंबी बातें कर ली आज, और लोग भी, ओके, हमारे साथी भी जो थैंक है यू। बहुत ही चाव से इसको सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अब सबकी कमेंट तो नहीं ले पाते, कोशिश करते हैं जितनी हो सके उतनी लेने की और उनको मेंशन करने की। दिलीप भाई ऐसे कुछ बातें करते रहेंगे हम लोग जैसे हाँ जैसे हाँ, मौका श्योर मिले, श्योर, कोई बात नहीं। क्योंकि यस। आप तो लिख रहे हैं, मैं लिख पा नहीं रहा हूँ। आप तो अच्छी बात है कि चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मेरे पास पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन लिखने का मूड या तो वो प्रोत्साहन या मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो सही क्योंकि बात। आप जानते हैं एनकाउंटर में प्रशांत भाई के साथ-साथ प्रशांत दयाल ने तो बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन मेरे भी बेहतरीन। कुछ कारनामे उसमें हैं हाँ, एनकाउंटर्स वाले मामलों में से लेके बहुत आपने सारे। भी काफी काफी सारी स्टोरी की थी। यस। हाँ। हाँ, 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 वो है, हम्म, बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ जो है वो सँभाल के रखा भी हुआ है ताकि यही सोच के कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो काम आएगा वो जो मटेरियल या जो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो कभी कोशिश करेंगे लिखने की, लेकिन उस दौरान आपसे मिलके इस तरह की कुछ जो इनकी इनकी जो इनकी कहते हैं ना कि जो फितरत है, जो उनके रग-रग में बसा है, उनका जो स्वभाव है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते रहेंगे। आपने वक़्त निकाला दिलीप भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कमेंट। तो दोस्तों ये बातचीत चली, लंबी चली, आप सब बहुत ही प्यार से, उत्साह से, चाव से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हमारा चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल हम सबका, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं किया है तो, है ना? उससे क्या होता है कि अब मैं देख रहा हूँ कुछ 80-90% जो हैं वो व्यूज़ में से वो लोग वो हैं जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वो कर दिया कीजिए।
और अपने आसपास के लोगों से भी करवा दे, ताकि ऐसी जो है वो जानकारी जो है आप तक हम पहुंचाते रहे और आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके लिए वो सरल हो जाता है और हमारा सबका परिवार जो है वो भी बड़ा होता जाता है। और बाकी तो वो है ही है, अगर पसंद आई है बातचीत तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, इसको हो सके उतना शेयर कीजिए, है ना। और गुजराती वाला चैनल जो है उसको भी आप जाइए, वहां भी उसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। आज भी बहुत मजेदार कुछ बातचीत होने वाली है। आज शाम तक आपको वहां पे 2 एपिसोड मिलेंगे जो कि काफी रोचक होंगे और वो गुजराती में होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी हमारे जो भाई हैं सबके लिए भी उसका एक हिंदी अलग से रिकॉर्ड कर लूं मैं। तो यही है। अब आज यहाँ इसी को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।